दोस्तों रोजाना एक महिला अपने पति के साथ में कार में बैठ करके अपने ऑफिस जाती है। उसकी कार जहां भी रेड लाइट पर रुकती है या ग्रीन सिग्नल वाले पर रुकती है, उस जगह पर कई सारे लोग भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। उनमें से बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। उनमें से कुछ बच्चे या कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि भीख ना मांग करके कुछ सामान वगैरह बेचते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी का शीशा साफ कर देते हैं, फिर कुछ पैसे मांगने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक लड़का होता है जिसकी उम्र 11 साल होती है। वो उस महिला के गाड़ी के पास में आता है और कहता है, मैडम गुब्बारे ले लीजिए। जो महिला होती है कहती है, गुब्बारे में लेके क्या करूंगी? तो कहता है ले लीजिए, आपका जब बेबी होगा तो आप उसको दे दीजिएगा। महिला जो है वो मुस्कुराती है और मुस्कुराकर कहती है कि जब तक मेरा बेबी होगा, दोस्तों वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है, और जब तक ये मेरा बेबी होगा तब तक तो तुम्हारा गुब्बारा जो है वो फूट चुका होगा। वो कहता है नहीं, अगर आप फोड़ेंगी तो फूटेगा, वरना फूटेगा नहीं। दोस्तों फिर वो महिला जो है उस बच्चे का मन रखने के लिए 2 गुब्बारे ले लेती है। अब दोस्तों अक्सर लाल बत्ती पर जब भी 2-4 दिनों में, 6 दिनों में वहां पर वो गाड़ी रुकती, वो जो लड़का होता वो अक्सर मिल जाया करता। लेकिन उस महिला को उस लड़के की जो मीठी मीठी बातें थी उसको पसंद आने लगी थी। अब एक दिन वो लड़का पेन लेकर के आता है, कहता है, मैडम जी आज मैं पेन लिया हूँ, पेन ले लीजिए। वो कहते हैं गुब्बारे क्या हो? कहता है गुब्बारे जो है वो अक्सर फूट जाते हैं, उसमें नुकसान लग जाता है, इसलिए मैं पेन बेचना चालू कर दिया हूँ। दोस्तों दरअसल उस महिला को पेन की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन वो बच्चा जो है उसको बहुत पसंद आने लगा था, इसलिए उससे वो पेन ले लेती है। दोस्तों अब वो आए दिन कुछ ना कुछ उसको ले लिया करती थी और 150 रुपए अपने पति से छुपा करके उसको दे दिया करती थी। अब दोस्तों एक दिन वो जब उस रेड सिग्नल पर खड़ी होती है उसकी गाड़ी, चारों तरफ देखती है, वो जो लड़का होता है वो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जो और लड़के थे उनको बुलाकर वो पूछती है, तो वो बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ही गंभीर उसको चोटें आई हैं। अब दोस्तों वो महिला जो है एकदम घबरा जाती है और अपने पति से कहती है कि मुझे उसको देखने जाना चाहिए। तो पति जो है वो विरोध नहीं करता उसका, और फिर जब वो वहां पर उसको देखने जाती है तब उसको पता चलता है कि ये तो उसी का सगा बेटा है, खुद का बेटा है, जो उसे छोड़ना पड़ा था। और दोस्तों उसके बाद जब उसके पति को यह बात पता चलती है, तो दोस्तों क्या कुछ होता है, बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। आइए पूरा कहानी जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में नेहरू प्लेस में एक शख्स होता है जिसका नाम शेखर होता है, उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है और उसका जो घर होता है वो बदरपुर बॉर्डर के पास में होता है। उसकी पत्नी का नाम संजना होता है। ये दोनों मिलकर के अपनी दुकान चलाते हैं, अच्छी खासी दुकान चलती है। वहां से बदरपुर बॉर्डर के पास से जब अपने घर से निकलते हैं, नेहरू प्लेस पर आकर जब उनकी गाड़ी रुकती है, तो काफी भिखारी बच्चे या भिखारी लोग उनको घेरते हैं, और उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू संजना को काफी पसंद आने लगता है, और दोस्तों वो अपने पति से छुप छुपा करके उसको 150 रुपए भी दे दिया करती। जब उसका जो मन था वो पूरी तरह से राजू में लग जाता है, तो एक दिन उसे नजर नहीं आता। फिर जो वहां पे सिग्नल पे और लड़के भीख मांग रहे थे उनको बुलाकर पूछती है, तो पता चलता है कि उसका जो है कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जो हालत है बहुत ही नाजुक है। दोस्तों वो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस बच्चे से उसको लगाव हो गया था। शेखर से कहती है मुझे उस बच्चे को देखने जाना चाहिए। शेखर जो था वो भी अच्छा आदमी था। वो कहता कोई बात नहीं, जाकर देख आओ, और मैं दुकान पे जाता हूँ क्योंकि लड़के भी आ गए होंगे, दुकान भी खोलना जरूरी है। अब दोस्तों उन बच्चों के साथ में वो उसके घर पर जाती है, क्योंकि एक झुग्गी झोपड़ी में उसका घर था। और जैसे उस घर पर वो पहुंचती है, उस बच्चे की जो
पालन पोषण करने वाली महिला थी, जैसे ही वो उसे देखती है और जैसे ही संजना उस महिला को देखती है, तुरंत वो रोने लगती है। वो जो महिला होती है, वो तुरंत रोने लगती है अपना छाती पीट-पीट करके और कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं सँभाल सकी, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। अब दोस्तों कहती है क्या वो मेरा बेटा रजत था क्या? तो कहती हाँ, तेरा बेटा रजत ही था, जिसको मैं राजू कहती थी और उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा है इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब दोस्तों संजना भी रो-रो कर तुरंत चिल्लाने लगती है, अपना छाती पीटने लगती है कि ये क्या हो गया और मेरा बेटा मेरे सामने भीख माँगता था और मैं उसे पहचान तक नहीं सकी। और दोस्तों उसके बाद जो आस-पड़ोस की महिलाएँ होती हैं, वो पूछती हैं ये कौन है? तो उसकी जो वो माँ महिला होती है, वो कहती है ये इसकी माँ है, सगी माँ है। अब दोस्तों उनके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि संजना जो थी वो काफ़ी अच्छे घर से बिलॉन्ग करती थी, एक अमीर घर की बहू थी, पत्नी थी, तो इसलिए किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों फिर उस मोहल्ले के उस झुग्गी-झोपड़ी की कुछ महिलाएँ संजना से कहती हैं चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अब दोस्तों उस संजना को वो महिलाएँ हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर से वो मिलती है, डॉक्टर उसको बताता है, कहता है कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसको बहुत गंभीर चोटें आई हैं। जब तक उसको होश नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब दोस्तों ये देखते-देखते शाम हो गया और तब तक शेखर जो था, यानी संजना का पति, वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करने के बाद फिर उसको कॉल करने लगा। कॉल जो है संजना उठाती है और उससे कहती मैं हॉस्पिटल में हूँ और उस बच्चे का जो है बहुत हालत गंभीर है और एक काम करो दुकान बंद करके घर चले जाना और मैं अभी नहीं आऊँगा। फिलहाल जो शेखर होता है कहता है कि इतना कोई किसी के लिए करता है क्या? अगर उस बच्चों को, उनके फैमिली को, उस बच्चे के फैमिली होंगे, माँ होंगे, पिता होंगे, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हें 10-20, 50,000 उन्हें पैसे दे दो। लेकिन अब तुम वहाँ रात रुकोगी, कैसे रुकोगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो संजना थी उसके दिल पर क्या गुज़र रहा था, ये तो वही जानती थी क्योंकि उसके सगे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। शेखर को तो ये बात पता नहीं थी। अब दोस्तों संजना जो थी ये बात कहते हुए और फ़ोन कट कर देती है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। अब दोस्तों शेखर जो था वो थक-हार करके अपने घर चला जाता है और जब 2-3 दिनों तक संजना नहीं आती है, तो उस रेड सिग्नल पर शेखर जाता है और जाने के बाद वहाँ के बच्चों से पता लगाता है और उन बच्चों के साथ में वो उस झुग्गी-झोपड़ी में पहुँच जाता है, जहाँ पर संजना थी। दोस्तों, इस बीच में संजना जो थी हॉस्पिटल से आ चुकी थी क्योंकि जो राजू था उसको होश आ चुका था। डॉक्टर आ गया था और आकर बोला कि उस बच्चे को होश आ गया है और आप लोग आकर मिल सकते हो। दोस्तों संजना जो थी वो भागते हुए दौड़ कर जाती है। राजू जो है वो उसका सर जो है दरवाजे की तरफ ही था। वो जैसे उसे देखता है कहता है आंटी आप यहाँ मेरे लिए आई हैं क्या? संजना जो थी वो तुरंत फूट-फूट कर रोने लगती है। कहती है बेटा मुझे आंटी मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हें नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अभागन माँ हूँ, जो तुम्हें जन्म तो दे सकी, लेकिन तुम्हें पालन-पोषण नहीं दे सकी। फूट-फूट कर रोती है राजू को गले लगाकर। अब वो उसे डिस्चार्ज करवाने के बाद जब घर आती है, तब शेखर घर पहुँचता है। शेखर जो है, वो वहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों से पता चलता है कि संजना का वो बेटा था, जो कि उससे शादी से पहले उसका था। अब वो एकदम आग बबूला हो जाता है और संजना को वहीं पर डाइवोर्स देने की धमकी दे करके घर वापस चला जाता है और संजना का जो नंबर था वो भी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब दोस्तों उस संजना के ससुराल वाले थे वो लोग भी नाराज होते हैं ये बात सुन करके क्योंकि उससे झूठ बोल करके उसकी शादी करवाई थी। अब दोस्तों संजना की जो औलाद थी वो कैसे हुई थी ये जानने के लिए हमें संजना के पिछली जिंदगी में यानी आज के 15 साल पहले जाना पड़ेगा। संजना जो है एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम राजू था जो कि लखनऊ में रहता था। संजना का मायका भी लखनऊ में ही था। हालाँकि संजना के माता-पिता जो थे
वो राजू के साथ संजना की शादी करने से कर देते हैं। फिर संजना जो है राजू के साथ में जाकर के कोर्ट मैरिज करती है और राजू के साथ में रहने लगती है। लगभग 1 साल बाद उसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रजत रखते हैं। 1 साल और बीतने के बाद संजना को यह एहसास होता है कि उसने राजू से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर टाइप का आदमी था, हिस्ट्री सीटर था और लोगों को सुपारी लेकर मारने का, पीटने का काम करता था। उसके बहुत सारे दुश्मन थे। संजना कई बार उसे समझाने का प्रयास भी करती है कि ये सब छोड़ दो, ये हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो राजू होता है, वो समझने के बजाय संजना के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। और एक दिन जो राजू था, वो उसके कुछ दुश्मन लोग उसे गोलियों से भून करके उसकी हत्या कर देते हैं। संजना को तो पता ही था कि इसका अंजाम यही होने वाला था, चाहे आज होता या 2 साल बाद होता। फिलहाल उसका जो बेटा था, वो डिसाइड करती है कि मैं अपने बेटे के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काट दूँगी। उस वक़्त संजना की जो उम्र थी वो लगभग 22-23 साल ही थी, ज़्यादा नहीं थी। इस बात का पता जब संजना के घर वालों को चलती है, तो उसके माता-पिता संजना से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और संजना से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। संजना से मिलते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र पड़ी है अभी और तुम कैसे अपनी ज़िंदगी काटोगी। हम तुम्हारा कहीं अच्छी जगह एक रिश्ता देख करके तुम्हारी शादी कर देते हैं। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें इस बच्चे को भूलना पड़ेगा। लेकिन संजना इस बात से इनकार करती है कि मैं इस बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं पाऊँगी। लेकिन संजना के जो सास-ससुर थे, वो भी समझाते हैं, कहते हैं ये मेरे बेटे का अंश है, ये मेरा बेटा ही है। तुम जाकर अपने माता-पिता के साथ में कहीं दूसरी शादी कर लो और इसका जो देखभाल है मैं कर लूँगी, इसको पाल-पोस लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा चला गया, अब ये मेरा बेटा ही है, इसी के सहारे हम लोग अपना बुढ़ापा काट लेंगे। दोस्तों, संजना जो है ना चाहते हुए भी अपने माता-पिता के साथ में चली जाती है और वो लोग शेखर का रिश्ता देख कर के, शेखर दिल्ली में रहता था, अच्छा खासा लड़का था और उसके साथ में संजना की जो शादी थी वो तय कर देते हैं और उसकी शादी संजना के साथ में कर देते हैं। अब दोस्तों, संजना जो थी जब तक मायके में थी तब तक तो राजू का हाल खबर लेती रहती थी और जब वो अपने ससुराल चली गई तब से वो उसका कोई खोज खबर नहीं ले पाती थी। इधर जो उसके और बेटे थे, यानी और लड़के थे, रजत के जो दादा-दादी थे, उसके जो और चाचा-चाची थे, वो अपने उन सबको परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद जो रजत के दादाजी थे, उनका भी देहांत हो जाता है। अब बचते हैं उसकी दादी, तो उसके घर वाले और परेशान करने लगते हैं। कहते हैं इसकी माँ छोड़कर चली गई, इसका बाप छोड़कर चला गया और तुम इसको हमारे सर पर बिठा करके रखी हो, तुम कहीं चली जाओ। अब दोस्तों, जो रजत था उसकी बुआ जो है वो दिल्ली में रहती थी, वो आई हुई थी। वो ये सब देखती हैं तो रजत और रजत की दादी यानी अपनी माँ को लेकर के वो दिल्ली चली जाती हैं, जब रजत 4 साल का होता है। अब दोस्तों, रजत जो है वो झुग्गी झोपड़ियों में कई सारे बच्चों को देखता है कि वो शाम को पैसे कमा कर लाते हैं, तो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाते हो और पैसे कमा कर लाते हो। क्योंकि जो रजत का फूफा था वो दारू दारू पीता था, शराब पीता था, जुआ भी खेलता था। इसके चलते वो घर में लड़ाइयाँ भी करता था, झगड़े भी करता था और उसकी दादी को भी भला-बुरा कहता था, रजत को भी भला-बुरा कहता था और उसकी बुआ को भी काफ़ी टॉर्चर करता था। तो रजत भले ही दिखने में छोटा था, उम्र में छोटा था, लेकिन समझता सब कुछ था। तो उस बच्चों से पूछता है, वो सब बताते हैं, कहते हैं कि हम लोग रोड पर जाते हैं, सिग्नल पर जाते हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, हम लोग उनसे पैसे माँगते हैं और वो लोग हमको पैसे देते हैं। अब ये बात जो है वो अपनी दादी से कहता है, कहता है दादी, मैं इन सब के साथ में जाऊँगा रोड पे, गाड़ी वालों से पैसे माँगूँगा और मैं पैसे कमा कर लेकर आऊँगा। उसकी जो दादी होती है दोस्तों, वो खुददार होती है, कहती है बेटा, किसी से पैसे माँगना ये गुनाह है, ये भीख कहलाता है। अगर कमाना ही है तो मेहनत करके पैसा कमाना सीखो। दोस्तों, फिर
वो एक दिन देखने जाता है और देखने के बाद अपने दादी से कहता है दादी मुझे कुछ पैसे दे दो। और वहाँ पर मैंने देखा है कि कई लोग कुछ सामान भी बेचते हैं, लोग सामान भी खरीदते हैं, तो मैं कुछ सामान खरीद करके बेचूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा। उसकी दो दादी होती हैं, वो उसे कुछ पैसे देती हैं और उसी दिन से वो गुब्बारे, खिलौने, पेन वगैरह बेचना स्टार्ट करता है। तभी संजना की मुलाकात राजू से होती है, यानी रजत से होती है। अब दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन का वक्त बीत जाता है। जो शेखर होता है वो संजना का फोन नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल कर रखता है। संजना कई बार उसको फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन संजना का फोन लगता नहीं है। किसी भी प्रकार से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। अपने पुराने साथ के साथ में वो रहने लगती है और पूरी तरह से उसकी जो आस थी वो टूट जाती है कि कभी अब रजत उसके साथ में रहेगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि होने को कौन टाल सकता है। एक दिन रजत, रजत के माता पिता ये सब उस बस्ती में आते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर संजना और उसकी पहली सास रहते थे। अब दोस्तों जैसे ही देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। जो उसके सास ससुर होते हैं कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, इसने नादानी की, चलो हम तुम्हें लिवाने आए हैं। दोस्तों संजना जो थी वो कहती है माँ पापा चलूंगी तो मैं ठीक है, लेकिन अब अगर आप लोग जान ही गए हो तो मैं अब अपने बेटे को फिर दोबारा नहीं खोना चाहती। एक बार तो मैं उसके बिना रह गई थी, लेकिन अब उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। भले आप लोग मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, नहीं अपनाएंगे तो मैं अपनी जिंदगी यहीं काट दूंगी, लेकिन मैं उसके बगैर आपके साथ में नहीं चल सकता। दोस्तों वो लोग कहते हैं किसने कहा कि तुम अकेली चल रही हो, तुम अपने बेटे के साथ में घर में चलो और उसकी दादी को भी लेकर चलो, क्योंकि उसकी दादी भी तो उसके बिना नहीं रह पाएंगी। दोस्तों अब संजना जो थी वो शेखर की तरफ देखने लगती है, क्योंकि आखिरी फैसला जो था वो शेखर के था। शेखर भी कहता है हाँ ये मम्मी पापा सही कह रहे हैं, चलो अपने बेटे को भी ले चलो, उसकी दादी को भी ले चलो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग राजू को और राजू की दादी को साथ में लेकर के बदरपुर अपने घर पर जाते हैं। अब दोस्तों 3 महीने बाद लगभग संजना को एक बेटा पैदा होता है और अब ये लोग पूरी जिंदगी अपना खुशी से बिता रहे हैं। राजू भी अब पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन चुका है। ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।